ओके हेलो, तो आज हम स्टार्ट करेंगे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ मैटर। बहुत ही इजी चैप्टर है ये, बहुत हद तक इसमें बहुत बड़ी चीज तुमने केमिस्ट्री में पढ़ी हुई है, और अगर नहीं भी पढ़ी ना तो बहुत आसान है और फ्री के नंबर ही है, समझ लो ऐसा, ठीक है ना। तो यहाँ सबसे पहली जो चीज है हमें जो पढ़नी है उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये तो तुम्हें मालूम ही है कि जूल्स जो होती है, जूल्स ऐसा यूनिट है किसकी, वर्क डन, या फिर हम क्या बोलेंगे, एनर्जी। वर्क डन, एनर्जी, इन सब की ऐसा यूनिट होती है जूल्स। एक बड़ी यूनिट भी होती थी जिसको हम बोलते थे किलोवाट आर। किलोवाट आर एक तरीके से कमर्शियल यूनिट है, कुछ नहीं है, इसी का एक बड़ा वर्जन है। जैसे मीटर छोटा वर्जन है, किलोमीटर बड़ा वर्जन है ना, वैसे जूल्स का बड़ा वर्जन किलोवाट आर होता है, ठीक है। अब क्या है कि भाई ये जो यूनिट है ये हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जूल्स भी एक तरीके से छोटी यूनिट है, बट अगर मैं मान लो बात करूं इलेक्ट्रॉन्स की, बहुत ही छोटे छोटे चार्जेस की, तो इवन ये वाला जो यूनिट होती है ना ये भी काफी बड़ी हो जाती है। तब हम एक नए यूनिट के बारे में बात करते हैं और वो क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसको हम एक्सेलरेट कर रहे हैं, मान लो किससे, 1 वोल्ट से, 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से, तो जितनी भी उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आते हैं। और ये बहुत आसान है समझना, तुम्हें पता होगा वर्क डन इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, होता है कि नहीं होता, बहुत बढ़िया बात है। बस वही यूज करेंगे यहाँ पे भी कि भाई एनर्जी कितना होगा, एनर्जी मतलब वर्क डन, और वर्क डन का मतलब कितना होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। यहाँ चार्ज कितना है, चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ई, इंटू पोटेंशियल कितना है 1 वोल्ट, सो ये 1 वोल्ट। ओके, सो कई बार हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस तरीके से लिखते हैं जिसको हमें मालूम है कि वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स के बराबर है। ये जूल का एक छोटा वर्जन है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। बट मैं तुम्हें ये कहूंगा कि इसको ज्यादातर हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस तरीके से भी लिखते हैं, बट कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एट द एंड है ये ऐसा, मतलब ऐसा यूनिट तो नहीं, यूनिट ही एनर्जी की या वर्क डन की। आगे बढ़ने से पहले कुछ एक छोटी सी चीज ये भी तुम्हें पता होनी चाहिए। अगर मान लो मेरे पास ये एक वेव है, तो हम उसका वेवलेंथ डिफाइन करते हैं, हम उसका टाइम डिफाइन करते हैं, टाइम पीरियड वगैरह वगैरह। तो वहीं से हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, क्या होता है वो, v इज इक्वल्स टू एफ इंटू लेमडा। बेसिकली यहाँ पे क्या है कि किसी भी वेव की अगर मुझे स्पीड निकालनी है तो वो किसके बराबर होने वाला है, वो बराबर होगा फ्रीक्वेंसी के, फ्रीक्वेंसी को कई बार एफ कई बार म्यू, कुछ भी लिख लो, एफ लिख लो, चलो, है ना। फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय क्या, वेवलेंथ। ओके, अब ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है 1 बाय टाइम पीरियड। ये छोटी छोटी बातें ये शायद तुम्हें अच्छे से मालूम होगी, ठीक है ना। फिर से देखो, स्पीड इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, और यहाँ पे जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी होता है वो किसके बराबर होता है, 1 बाय टाइम पीरियड के बराबर होता है। बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है, तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ये। यहां से हमारे पास कंसेप्ट आता है एनर्जी ऑफ फोटोन। मेजरली इसके बारे में तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बट मैं तुम्हें बता देता हूँ। कोई भी मतलब फोटोन क्या होता है, सबसे पहले लाइट के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना उसको फोटॉन्स बोला जाता है। अब मुझे उसकी एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी निकालने का एक बहुत ही सिंपल और बेसिक सा फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल्स टू एच इंटू न्यू। E इज इक्वल्स टू एच इंटू दिस, ये सिंबल है फ्रीक्वेंसी का। अगर तुम्हें ये सिंबल नहीं पसंद आता है तो E इज इक्वल्स टू एच इंटू फ्रीक्वेंसी ऐसे लिख लो, तुम्हारे ऊपर है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट समझ लो कि अगर मान लो तुम्हारे पास ये एक फोटोन पार्टिकल है, और इसकी तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी है, कुछ भी फ्रीक्वेंसी है, जैसे ही तुम्हें इसकी फ्रीक्वेंसी पता लगेगी, अगर तुम इसको मल्टीप्लाई कर दोगे h से, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। इतना बड़ा याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 6.6 इंटू 10⁻⁻34 भी याद कर लोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा उससे। बट इतना समझ लो कि जैसे ही मुझे फ्रीक्वेंसी मिलेगी, मैं उसको प्लैंक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे उस फोटोन की एनर्जी मिल जाएगी। ये इतना सा ही सिंपल सा ही फॉर्मूला है बस, और कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये बहुत इजी होता है, तुमने केमिस्ट्री में ऑलरेडी ये पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैंने बता दिया। अब यहीं से देखो कि हमें पता है कि वेलोसिटी जो है वो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ के बराबर होती है, तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी, वेलोसिटी बाय वेवलेंथ। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि मैं रिप्लेस कर सकता हूँ वेलोसिटी, सॉरी फ्रीक्वेंसी को वेलोसिटी बाय वेवलेंथ। सो एच सी बाय लेमडा, यहाँ पे सी क्या है, वेलोसिटी हो गई एक तरीके से, सी स्पीड ऑफ लाइट, मेजर तरीके से स्पीड ऑफ लाइट को हम सी ही लिखते हैं, बात तुम्हें पता होगी। तो फ्रीक्वेंसी को मैंने रिप्लेस कर दिया सी बाय लेमडा से, बस मेरा काम बन गया। यानी एनर्जी इज इक्वल्स टू एच इंटू न्यू विच इज इक्वल्स टू एच सी बाय लेमडा। ये बात आ रही है समझ में, सिर्फ इतना करना है, काम आराम से हो जाएगा तुम्हारा। सो फ्रीक्वेंसी हटाया, फ्रीक्वेंसी की जगह ये लिखा। दोनों ही फॉर्मूले बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं इस चैप्टर में, तो इसको
पता करके रखना। नेक्स्ट चीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो फोटॉन्स के बारे में ही है, पर ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अब फोटॉन्स जो होते हैं ना उनको मासलेस कंसीडर किया जाता है, कंसीडर करते हैं कि उनका मास 0 है। उनका मास 0, ये बात ध्यान रखना। ऐसा हम लेके चलते हैं और होता भी है। बट यहाँ मैं तुम्हें ना एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये एक बोट है, तुम्हें पता है इसके ऊपर ये जो चीज हमने लगा रखी है, इसको लगाने का प्रॉपर रीजन हमारे पास क्या होता है? रीजन यही होता है कि हवा आएगी, वो उस पर टकराएगी, उस हिसाब से बोट को हम उसकी डायरेक्शन को बदल सकते हैं वगैरह वगैरह। तुमने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि जो स्पेसशिप्स होते हैं या स्पेसशिप सैटेलाइट्स वगैरह, उनके ऊपर इस तरीके का कुछ लगा होता है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जो सन के रेज आएंगे उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, कौन से पार्टिकल्स? फोटोन पार्टिकल्स जो हैं वो ऐसे आएंगे और इसको ऐसे स्ट्राइक करेंगे और फिर वो अपना मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे। जरा ध्यान से सुनो, जैसे यहाँ पे हवा अपना मोमेंटम ट्रांसफर कर रही है ना इन पर्दों के ऊपर, उसी तरीके से जो सन के पार्टिकल्स हैं वो इसको स्ट्राइक करेंगे और वो मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे। अब यहाँ मैंने एक क्या बोला कि भाई किसी चीज का मास 0 है बट फिर भी उसका मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है, P इज टू mv, मोमेंटम ही होता है। अगर मास 0 है तो मोमेंटम कैसे हो गया? ये एक बड़ी ही डिफरेंट कहानी है, बट अभी के लिए सिर्फ इतना समझ के चलो कि देखो जो फोटॉन्स होते हैं ना, भले ही वो मासलेस हैं बट उनका मोमेंटम होता है। हाँ, उनका मोमेंटम होता है, ठीक है। और मोमेंटम हम कैसे निकालेंगे? P इज इक्वल्स टू mc, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि वो स्पीड ऑफ लाइट से ही मूव कर रहे हैं। बट यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि चलो स्पीड ऑफ लाइट तो मुझे मालूम है, मोमेंटम हम निकाल लेंगे, बट उसके लिए मुझे मास तो चाहिए ना। तो अगर वो मास है ही नहीं उसका तो मैं मोमेंटम निकालूंगा कैसे? इस चीज को समझने के लिए हम क्या करेंगे? हम इक्विवेलेंट मास निकाल देंगे, किसका? फोटॉन्स का। अब मोमेंटम हमें पता है P इज इक्वल्स टू mc होता है, बहुत सिंपल सी बात है। तुमने एक फॉर्मूला, बड़ा ही फेमस सा फॉर्मूला बिल्कुल पढ़ा होगा, वो क्या है? E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। अगर भले ही पढ़ा नहीं है बट सुना जरूर होगा उसके बारे में कि देखो इसको बोलते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस। मास एनर्जी इक्विवेलेंस का क्या मतलब है? अगर कोई भी मास स्पीड ऑफ लाइट से अगर मूव करना शुरू कर देता है तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। सिर्फ अभी के लिए इतना समझ लो, हालांकि इसमें काफी बातें हैं कहने के लिए, बट एनर्जी का ये एक फॉर्मूला होता है जहां ये E क्या है? मेरे लिए एनर्जी है, M क्या है? मास है, C का स्क्वायर यानी स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर करते हैं तो इसे बोलते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस। मास को और एनर्जी को हम रिलेट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से। बहुत ही फेमस फॉर्मूला, तुमने बचपन से ही सुना होगा। तो अब यहाँ पे भी मैं वही चीज कर रहा हूँ कि भाई मेरे पास एनर्जी इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर है और मेरे पास मोमेंटम इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू mc है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं E इज इक्वल्स टू h न्यू लिख रहा हूँ। h न्यू का क्या मतलब है? अभी मैंने तुम्हें बताया कि अगर मुझे एनर्जी की वैल्यू मालूम है, मुझे पता है कि एनर्जी क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी या फिर प्लैंक्स कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। बस इन दोनों में से कोई सा भी एक चीज पकड़ लो, तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एनर्जी का एक ये फॉर्मूला आ गया, एनर्जी का एक दूसरा ये फॉर्मूला आ गया। क्या कर सकते हैं? दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। mc स्क्वायर को हमने hc बाय लेमडा से इक्वेट कर दिया, क्या होगा? c से c कट जाएगा और फाइनली मेरे पास m की क्या वैल्यू आएगी? h बाय सी लेमडा आएगा। देख सकते हो। और यहीं पे अगर मैं क्या करूं कि वेवलेंथ को हटा दूं, मुझे पता है वेलोसिटी या फिर c इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होता है ना। या फिर यहां हम कैसे यूज कर रहे हैं उसको? ऐसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से मैं साफ साफ कह सकता हूं कि वेवलेंथ क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट बाय फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। ये बात मुझे मालूम है। तो मैं इसकी जगह अगर मैं रिप्लेस कर दूं तो मुझे क्या देखने को मिलेगा? एक दूसरा फॉर्मूला, और वो कैसा होगा? यहाँ पे h न्यू बाय सी स्क्वायर। बस किया क्या? वेवलेंथ को रिप्लेस कर दिया किस चीज से? c बाय फ्रीक्वेंसी से। बस तो हमारे पास ये आ गया। अब मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर मुझे इक्विवेलेंट मास पता चल जाए फोटॉन्स का, जो कि ये भी है और ये भी है, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, तुम्हारा काम बन जाएगा। अब ये मास को जैसे ही तुम यहाँ पे पुट करोगे तुम्हारे पास मल्टीपल फॉर्मूलाज आ जाएंगे। तुम चाहो इस मास को पुट कर दो, चाहो इस मास को यहाँ पे पुट कर दो, तुम्हारे पास मोमेंटम ऑफ फोटोन आ जाएगा, ठीक है। तो ये एट द एंड ये फॉर्मूला है किस लिए? ये फॉर्मूला है इक्विवेलेंट मास ऑफ फोटोन। ज्यादातर हम ये वाला यूज करते हैं, ये वाला, पर होने को दोनों ही यूज होंगे सिचुएशन के हिसाब से। अब जैसे एक ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बोला है कि मोनोक्रोमैटिक लाइट, मैंने तुम्हें बताया था पिछले चैप्टर में, मोनोक्रोमैटिक लाइट एक ऐसी लाइट जिसका एक सर्टेन वेवलेंथ होता है, चेंज नहीं हो रहा होगा। कंफ्यूज मत हो, उसकी खास जरूरत है नहीं उस वर्ड की। यहाँ बोला है उसकी साफ साफ जो फ्रीक्वेंसी है वो तुम्हें दी हुई है। तो तुम्हें क्या निकालना है? और तुम्हें फ्रीक्वेंसी और पावर भी दे रखा है। अच्छा, उसका क्या काम है देखेंगे। बट यहाँ बोला है व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन। मैंने जैसा बोला बहुत ही सिंपल चीज होती है। फ्रीक्वेंसी तुम्हें साफ साफ दी हुई है
तो तुम्हें पता है एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, इज इक्वल्स टू एच न्यू। एच क्या है मेरे पास, प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू क्या है मेरे पास, फ्रीक्वेंसी। एक तरीके से बस मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारे पास एनर्जी का फॉर्मूला आंसर आ जाएगा। इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज्यादा आसान होते हैं, बट फिर भी मेरे कहने का मतलब है E इज इक्वल्स टू एच न्यू, एनर्जी का जो फॉर्मूला ये तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, ये भी। और जो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला था क्या, E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला है तो सेम ही, कोई फर्क है नहीं, ठीक है। बट यहाँ जरा क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखो। क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में हमसे यहाँ पे ये बोला है कि तुम्हें क्या करना है, ये निकालना है कि हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकेंड, कितने फोटॉन्स एक सेकंड में एमिट हो रहे हैं। इसके लिए एक बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूले को अपने दिमाग में रखना, ठीक है। मैंने तुम्हें एनर्जी बता दिया, मोमेंटम बता दिया, इक्विवेलेंट मास बता दिया, बट एक और फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और वो क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, कितने फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं पर सेकंड, ये निकालने का फॉर्मूला होता है पावर बाय एनर्जी। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो P है, P का मतलब है पावर और E का मतलब क्या होता है, एनर्जी। यानी अगर तुम पावर और एनर्जी को डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें नंबर ऑफ फोटॉन्स मिल जाएंगे कि एक सेकंड में कितने फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं, ठीक है। और ये चीज कंफ्यूज नहीं, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं जो अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे कि अगर मुझे नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने हैं तो वही वाली कहानी कि n इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स ट्रांसफर्ड पर, तो यहाँ पे हमें पता है कि फॉर्मूला ये क्या है, P इज इक्वल्स टू एन ई और n इज इक्वल्स टू P बाई ई। तुम्हें ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा होगा, n इज इक्वल्स टू P बाई ई, नंबर ऑफ फोटॉन्स इज इक्वल्स टू पावर बाय एनर्जी। पावर इस क्वेश्चन में तुम्हें दी हुई है, एनर्जी अभी के अभी हमने निकाली इस क्वेश्चन में, तो बस दोनों को डिवाइड कर दो और तुम्हें पता लग जाएगा कि एक सेकंड में कितने फोटॉन्स निकल रहे हैं। तो ये इस चैप्टर में कह सकते हो कि एज अ न्यूमेरिकल पे बेसिस पे ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, वो क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ध्यान से सुन लो, पता होगा वैसे तो तुम्हें, कि देखो होता क्या है कि अगर मान लो मेरे पास ये कोई मेटल का सरफेस है, ये मेरे पास कोई मेटल का सरफेस है, हो क्या रहा है, यहाँ से ऐसे लाइट आ रही है, ऐसे 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 लाइट आ रही है। अब लाइट क्या है, मुझे पता है लाइट के अंदर क्या है, फोटॉन्स है, उसके अंदर क्या है, फोटॉन्स है। और हमें पता है फोटॉन्स की कुछ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। और जैसे ही उसकी कोई फ्रीक्वेंसी होती है यानी उसकी क्या होती है, थोड़ी सी एनर्जी होती है। हमें पता है ना, E इज इक्वल्स टू एच न्यू, फ्रीक्वेंसी की वजह से एनर्जी होती है। तो होगा क्या है, जो लाइट आ रही है ना वो एनर्जी के साथ आएगी, और वो एनर्जी के साथ वो क्या करेगी, उस इलेक्ट्रॉन को हिट करेगी जो मेटल के अंदर प्रेजेंट है। और जैसे ही वो एनर्जी वो उसको ट्रांसफर कर देगी, तुम्हें मैंने जैसा बोला ना, वो अपना मोमेंटम ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है, तो फोटोन अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देगी और इलेक्ट्रॉन इतना एक्साइट हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन मेटल का सरफेस छोड़ के बाहर आना शुरू कर देगा। बड़ा ही सिंपल सा प्रोसीजर है, और मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ पे है क्या कि ऐसा फिनोमिना जहां पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सरफेस से बाहर निकलते जा रहे हैं, वो मेटल के सरफेस से बाहर निकलते जा रहे हैं, इस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो मेरे पास लाइट आ रही है ना उसके पास सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी है, सफिशिएंट एनर्जी है इलेक्ट्रॉन को देने के लिए। और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी लेता है वो बाहर आ जाता है, और वो जब बाहर आ जाता है उस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन बाहर इसीलिए आया है क्योंकि उसको एनर्जी ही फोटो से मिली है, मतलब लाइट से मिली है। आ रही है बात समझ में? तो लाइट एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जा रहा है, यही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सिंपल सी चीज। अब इस चैप्टर में ना न्यूमेरिकल्स थोड़े से कम है और क्वेश्चन सॉल्विंग ज्यादा टफ है नहीं, बट इस चैप्टर के ग्राफ्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। तो अब मैं इस चैप्टर के ना तुम्हें ग्राफ्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार लेने से काम नहीं चलेगा, उसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है, हम क्या समझने वाले हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी का मतलब एक तरीके से ग्राफ समझेंगे कि इंटेंसिटी से फोटो इलेक्ट्रिक करंट को या उससे किसको कैसे फर्क पड़ता है। यहाँ पहले सेटअप समझ लो, सेटअप बहुत ही सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल सेटअप नहीं है। यहाँ मेरे पास एक बैटरी है, बैटरी एमीटर से कनेक्टेड है, मेरे पास एक यहाँ पे प्लेट है और दूसरी यहाँ पे प्लेट है, बट इन दोनों के बीच में ना कुछ भी नहीं है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है वैक्यूम चैम्बर। तो ये इस तरीके से सेटअप किया गया है ना कि इसके बीच वाला जो सेक्शन है वो एक तरीके से क्या हो गया, वैक्यूम हो गया, ये खाली है। अब तुम्हें पता है कि ऐसा तो होगा कि नहीं कि इलेक्ट्रॉन यहां से उड़ के यहां आ जाए, एक्चुअली में ऐसा ही होगा। देखो होगा क्या कि यहाँ जो बीच की जगह खाली है ना, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे तो नहीं आ सकते, बट वो आएंगे तब जब मेरे पास लाइट होगी। तो हो क्या रहा है कि मेरे पास लाइट आ रही है, उसने मेरे मेटल सरफेस को हिट किया,
जैसे ही मेटल सरफेस को हिट किया वहां से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे और वो उस डिटेक्टर पे जाएंगे और एक तरीके से तुम नोटिस कर सकते हो कि पूरा का पूरा सर्किट ही कंप्लीट हो गया। यहां से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होगा, यहां तक जाएगा, यहां तक तो वो इजीली चला जाएगा। फिर इस पॉइंट तक जाने के लिए उसकी हेल्प कौन करेगा, लाइट हेल्प करेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की मदद से। और फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक तो इलेक्ट्रॉन आराम से आ जाएगा। और ये डायरेक्शन हो गई मेरे इलेक्ट्रॉन की, और एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में मेरे पास क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। ये बात तुम्हें बहुत अच्छे से मालूम है। तो ये जो करंट इस सर्किट में फ्लो हो रहा है ना, इस करंट को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि वो किस वजह से बन रहा है, वो फोटो इलेक्ट्रिक वाले सेटअप की वजह से ही एक तरीके से करंट बन रहा है, तो इसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोल देंगे बस। अब यहाँ पे केस क्या है कि मैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट को इंटेंसिटी से के साथ वेरी करना चाहता हूँ। इंटेंसिटी का मतलब सिंपल भाषा में अभी समझ लो, ब्राइटनेस। ये कम ब्राइट लाइट है, ये ज्यादा ब्राइट लाइट है, इसका मतलब इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, लो होगी, इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, हाई होगी। बस अभी के लिए तुम इतना समझ लो, बहुत है। ठीक है, तो ये है मेरे लिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट। होता क्या है कि अगर मेरे पास लो इंटेंसिटी वाली लाइट हो, यानी लो ब्राइटनेस वाली लाइट हो, तो इसका क्या मतलब होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे ना उस प्रोसीजर में, वो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या निकलेंगे, थोड़े से कम निकलेंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स कम निकलेंगे तो तुम्हें साफ साफ पता है करंट क्या होगा, कम होगा। सिमिलरली अगर मान लो इंटेंसिटी ज्यादा होगी यानी ब्राइटनेस ज्यादा होगी, ये हो गई मेरे पास क्या, लो इंटेंसिटी, और ये मेरे पास क्या हो गई, हाई इंटेंसिटी, है ना। तो अब देख सकते हो कि मोर इंटेंसिटी यानी मोर ब्राइटनेस, उस केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा निकलेंगे और फाइनली मेरे पास करंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे ग्राफ समझना बहुत सिंपल है, सीधा साधा ग्राफ होगा, एक लीनियर ग्राफ होगा जो मुझे ये बता रहा है कि अगर तुम इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे, ब्राइटनेस बढ़ाते जाओगे, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू है वो भी क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। साफ सीधा सुथरा, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्राफ है। अगली चीज है हमारे पास इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। कहने का क्या मतलब है, एक बार सेटअप में देख लेते हैं कि सेटअप में मुझे पता है यहां पे मैं क्या लगा रहा हूं, बैटरी या फिर पोटेंशियल लगा रहा हूं, और उसकी वजह से करंट निकल रहा है, और वो करंट क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब मेरे पास सवाल ये है कि इस पोटेंशियल का इस करंट पे क्या फर्क पड़ेगा। तुम तो सोचोगे भाई ओम्स लॉ हमें पता ही है, ओम्स लॉ में वी आई का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। ऐसा मुझे भी लगता था, बट ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, इसमें कुछ कुछ चीजें हैं, ध्यान रखो। समझ लो मेरे पास दो बैटरीज हैं, दो डिफरेंट बैटरीज हैं। मान लो मैं सेटअप में एक बड़ी बैटरी 9 वोल्ट की बैटरी यूज कर रहा हूं, और मान लो एक छोटी बैटरी 3 वोल्ट की बैटरी यूज कर रहा हूं। छोटा पोटेंशियल, बड़ा पोटेंशियल, अगर मैं पोटेंशियल बदल दूं, बड़ी बैटरी या छोटी बैटरी लगा दूं, तो उससे फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, बड़ा ही अजीब सा ग्राफ है, बट यहाँ पे ध्यान से सुनो होगा क्या। स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझोगे, बड़ी ही आसानी से हो जाएगा। सबसे पहली चीज यहां पे तुम नोटिस करो कि मेरे पास I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1। चलो यहां कहने का मतलब यह है कि मेरे पास तीन डिफरेंट इंटेंसिटी वाली लाइट है। I3 हो गई, I2 हो गया, I1 हो गया। I3 सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है, I2 सबसे मतलब बीच वाला, और I1 सबसे कम इंटेंसिटी है। और तुम साफ साफ देख सकते हो कि ज्यादा इंटेंसिटी का क्या मतलब है, ज्यादा वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, तो ये चीज तो अभी हमने देखी कि भाई मेरे पास तीन तीन डिफरेंट लाइट इसलिए आ रही है ना, क्योंकि ये एक अलग इंटेंसिटी है, ये एक अलग इंटेंसिटी है, ये एक अलग इंटेंसिटी है। सबसे छोटे वाले पे मतलब यहाँ सबसे छोटा करंट इसीलिए आ रहा है क्योंकि इंटेंसिटी कम है, और यहाँ सबसे बड़ा करंट इसलिए आ रहा है क्योंकि इंटेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। अब ये है पोटेंशियल, यानी अगर तुम बढ़ा रहे हो, कहने का मतलब 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, ऐसे तुम पोटेंशियल बढ़ाते गए तो ये ग्राफ तुम्हें देखने को मिलेगा। बहुत सिंपल सी बात है। बट वही है, अगर तुम पोटेंशियल को कम करते गए, 5 वोल्ट, 4, 3, 2, फिर यहाँ इस पॉइंट पे आते आते वो कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा, है ना। बहुत सिंपल सी बात है। तो यानी इस वाले पॉइंट पे हो क्या रहा है कि मेरे पास पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, 0 वोल्ट है, साफ पता है। इवन इफ मतलब अगर पोटेंशियल 0 हो गया, उसके बावजूद जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू है वो 0 नहीं है। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इस वाले पॉइंट पे, इस वाली जगह पे, इवन इफ द मतलब मेरा जो पोटेंशियल है वो 0 हो गया, उसके बावजूद जो मेरा फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो 0 नहीं हो रहा है, ध्यान रखना, है ना। इसका मतलब, कहने का क्या मतलब है, समझ रहे हो। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो मैंने यहां से बैटरी हटा भी दी ना, एक बार फोटो इलेक्ट्रिक करंट शुरू हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू हो गया, मैंने बैटरी हटा भी दी, इलेक्ट्रॉन फिर भी मूव करते रहेंगे, वो मूव करते ही रहेंगे, उनको कोई रोकेगा नहीं। समझ में आ रही है बात, ठीक है, ये चीज है। बट अब क्या हो अगर मुझे उसे रोकना हो, उसे रोकने के लिए तुम्हें करना क्या होगा कि तुमने फिलहाल बैटरी इस तरीके से लगा रखी है कि तुमने इस एंड पे
पॉजिटिव रखा है और इस एंड पे तुमने क्या रखा है, नेगेटिव रखा है। अगर तुम्हें यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को रोकना है तो क्या करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी बैटरी को उल्टा लगाना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। यानी तुम्हें पॉजिटिव वाला उल्टी साइड पे, नेगेटिव वाला उल्टी साइड पे, और सीधे साफ शब्दों में कहूं तो तुम्हें पोलैरिटी बदलनी पड़ेगी, पोलैरिटी उल्टी कर देनी पड़ेगी। पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव कर देना पड़ेगा, और वैसे ही तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के तुम्हारे चांसेस बढ़ जाएंगे। देखो कैसे होगा, क्या यहां से इस वाले पॉइंट से अब तुम इधर की तरफ जा रहे हो तो तुम नेगेटिव पोटेंशियल पे जा रहे हो, हाँ या ना। यहाँ पे कह सकते हो -1, -2, -3 ऐसे ऐसे करके। सो फाइनली हो क्या रहा है कि मेरे पास फाइनली मुझे एक रिटार्डिंग पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल उल्टी डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा ताकि मैं करंट की वैल्यू क्या कर सकूं, जीरो कर सकूं। जो कि तुम यहाँ पे देख सकते हो, उस वाले पॉइंट पे करंट की वैल्यू जीरो हो गई। वो इसीलिए हो रही है क्योंकि मैं जो पोटेंशियल है वो उसको उल्टी जगह लगा रहा हूँ, यानी पॉजिटिव वाले को नेगेटिव वाली जगह, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव वाली जगह लगा दे रहा हूँ, ठीक है ना। और फाइनली इस पोटेंशियल पे आते आते, चलो मान लो -3 वोल्ट है, ये था मेरे पास -1, -2 और -3 वोल्ट पे जैसे ही मैं आया, करंट रुक गया, करंट फ्लो होना रुक गया। इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब एक ये ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस है जिस पॉइंट पे, जिस जगह पे मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करना बंद कर देते हैं, मतलब बाहर निकलना बंद कर देते हैं। ओवरऑल जो मेरे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू है वो कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। और ये तुम साफ साफ नोटिस कर सकते हो, यहाँ इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे करंट की वैल्यू 0 है और मेरे पास पोटेंशियल नेगेटिव है। उसे हम बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो कि उल्टी डायरेक्शन में चल रहा है, इसीलिए हमने उसका नाम दिया रिटार्डिंग पोटेंशियल। और ओवरऑल एक तरीके से वो नेगेटिव पोटेंशियल भी बोल सकते हैं उसे, क्योंकि हम उसे लगाई उल्टी डायरेक्शन में रहे। और यहाँ पे एक बात बहुत ही ध्यान से अपने मतलब दिमाग में रखना, ये चीज कि फाइनली तुम देख सकते हो, भले ही मेरे पास 3 डिफरेंट इंटेंसिटीज थी कि भाई ये मेरे पास सबसे बड़ी इंटेंसिटी, बीच की इंटेंसिटी, सबसे छोटी इंटेंसिटी, उसके बावजूद ये जो मेरे पास पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तीनों का ही वो क्या है, सेम है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंडिपेंडेंट होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि ब्राइटनेस ज्यादा है, ब्राइटनेस कम है, कितनी ब्राइटनेस है, उसको उससे फर्क ही नहीं पड़ता। स्टॉपिंग पोटेंशियल ही रहेगा, उसको बड़ी ब्राइटनेस या छोटी ब्राइटनेस से फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब हमने ये तो देख लिया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, मिनिमम पोटेंशियल, मतलब एक तरीके से एक ऐसा पोटेंशियल होता है जिससे हम इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट रोक सकते हैं। अब फ्रीक्वेंसी का उस पर क्या फर्क पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी मतलब अगर तुम रेड कलर चूज करते हो तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम होती है, वायलेट कलर चूज करते हो तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है, ठीक है। यहाँ ब्राइटनेस का कोई लेना देना ही नहीं है, चाहे तुम कितनी भी ब्राइट लाइट ले लो या कितनी भी डिम लाइट ले लो, अगर मैं वायलेट कलर चूज कर रहा हूँ तो उसका फ्रीक्वेंसी हमेशा रेड वाले से ज्यादा ही होगा। मैं फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ, कितनी बार वाइब्रेट करता है 1 सेकंड में, ये वाली चीज है ना। अब इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। अब ये दिखने में बहुत ही डिफरेंट है पिछले वाले से, बट स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यहाँ पे अगर तुम देखोगे, यहाँ हमने 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज चूज करी है। अब 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज चूज करने के बावजूद जो हमारे पास मैक्सिमम करंट की जो वैल्यू है वो क्या है, तीनों में सेम है। मैक्सिमम करंट कितना है, सैचुरेशन करंट होता है, ठीक है। तो 1 फ्रीक्वेंसी, 2 फ्रीक्वेंसी, 3 फ्रीक्वेंसी, तुम कितनी भी फ्रीक्वेंसी ले लो, ये बात हमने पहले भी कर ली और फिर से देख लेते हैं कि जो करंट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो चाहे तुम कितनी भी फ्रीक्वेंसी बदल लो, जो सैचुरेशन करंट यानी मैक्सिमम करंट की जो वैल्यू होगी वो इंटेंसिटी पे यानी ब्राइटनेस पे ही डिपेंड करेगी। इसीलिए तुम देख सकते हो कि तीनों फ्रीक्वेंसीज के लिए जो मैक्सिमम करंट की वैल्यू है वो क्या है, सेम है। यहाँ पे वही वाली बात है, ठीक है। और फिर से वही कहानी कि तुम पोटेंशियल को कम करते जा रहे हो और कम करते करते इस वाले पॉइंट पे अगर तुम नोटिस करोगे कि जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो कितनी है, पोटेंशियल की वैल्यू एक्चुअली 0 हो गई। और जैसे ही यहाँ पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है, उसके बावजूद करंट की वैल्यू 0 नहीं है। ये सेम चीज पिछले वाले में भी थी, बट यहाँ ध्यान से देखते हैं कि 2 चीजें जो कि बहुत ही ऑब्वियस हैं। पहली चीज तो यही कि जो सैचुरेशन करंट है यानी मैक्सिमम करंट जो है उसको फर्क ही नहीं पड़ता फ्रीक्वेंसी से, उसको फर्क पड़ता है इंटेंसिटी से, ब्राइटनेस से, इसीलिए वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। दूसरी चीज जो कि पिछले वाले में भी थी कि अगर मैं पोटेंशियल को 0 कर दूं इस वाले पॉइंट पे तो भी क्या हो रहा है कि करंट की वैल्यू 0 नहीं हो रही है ना। फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा
कि मुझे पोटेंशियल को यानी रिटार्डिंग पोटेंशियल को उल्टी डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, बैटरी मुझे उल्टी डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी, तब जाके करंट कहीं पे जीरो होगा। बट तुम यहां नोटिस करोगे कि इस बार पहली फ्रीक्वेंसी के लिए मुझे अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल रहा है, दूसरी फ्रीक्वेंसी के लिए मुझे अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल रहा है और तीसरी फ्रीक्वेंसी के लिए मुझे अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल रहा है। इससे मुझे क्या पता लग रहा है कि वी गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी। पिछले केस में क्या हुआ था, हमने जो पिछला ग्राफ देखा वहां क्लियर कट ये तो हमारे पास साफ साफ था कि भाई चाहे तुम कितनी इंटेंसिटी बदल लो, सबके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो आंसर है वो बिल्कुल क्या होने वाला है, सेम ही होने वाला है, वो एग्जैक्ट सेम रहेगा, कोई डिफरेंस होगा ही नहीं। बट वही अगर मैं बात करूं किसकी, अभी जो हम देख रहे हैं इसमें क्या है कि हमारे पास 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं और उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगी, अलग अलग होगी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो ब्राइटनेस पे, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, बट वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। क्यों? और लॉजिक भी है इसके पीछे। स्टॉपिंग पोटेंशियल कहीं ना कहीं पोटेंशियल एक तरीके से क्या हो गया, एनर्जी टाइप के में रिलेशनशिप में आ गया, उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। बट एनर्जी का रिलेशन वगैरह वगैरह आ गया और हमें पता है एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी पे तो डिपेंड करती ही है कि नहीं। तो तुम ऐसे देख सकते हो कि देखो हमने देखा है ना कि वर्क डन इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी, तो पोटेंशियल है वर्क डन पे डिपेंड कर रहा है, वर्क डन माने एनर्जी, और एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, तो कहीं ना कहीं फर्क तो डाल ही देगा। ऐसे लॉजिक समझ सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे भी समझ ही लो कि 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए हमें 3 डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल मिलेंगे। नेक्स्ट ग्राफ देखने से पहले एक छोटी सी चीज समझ लेते हैं, बहुत ही सिंपल सी चीज है ये। यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यही होता है कि भाई लाइट आई, हिट करी, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, बाहर निकलना शुरू कर दे, ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब ऐसा तो होगा नहीं कि भाई कोई सी भी लाइट डाल दो और इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू कर दे, नहीं बिल्कुल नहीं। एक एग्जांपल के तौर पे देखो, अगर तुम किसी भी चीज को धक्का लगा रहे हो तो फोर्स लगाने के बाद एक मिनिमम फोर्स तो चाहिए होगा ना। अगर तुम्हें गाड़ी मूव करानी है तो एटलीस्ट मिनिमम फोर्स मान लो, चलो मान लो 100 न्यूटन का लगाओगे तभी जाके गाड़ी मूव करना शुरू करेगी, उससे कम पे नहीं मूव करेगी। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। एग्जैक्ट सेम तरीके से इलेक्ट्रॉन को भी ना एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है, उस ही मिनिमम एनर्जी पे ही वो बाहर आएंगे, वरना आएंगे ही नहीं। और उस मिनिमम एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, सो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को ताकि वो मेटल के सरफेस से बाहर आ जाए, बाहर ही निकल जाए, जैसे यहाँ पे निकले हुए हैं, वो मिनिमम एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। सिंपल, ये बहुत ही ज्यादा इजी है। अब वही वाली कहानी है कि भाई अगर मुझे मिनिमम एनर्जी चाहिए यानी वर्क फंक्शन, जो भी बोल लो तुम, वर्क फंक्शन बोल लो या मिनिमम एनर्जी बोल लो, जो मुझे चाहिए होगी उसको, उसी में से वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। मुझे पता है कि एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो जो मुझे मिनिमम एनर्जी चाहिए होगी ये मेरे लिए क्या हो गई, मिनिमम एनर्जी, और इसको हम वर्क फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं किस बात पे डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी पे। और ये कैसी फ्रीक्वेंसी होगी, एक तरीके से मेरे लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी हुई, है कि नहीं, कि कितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना शुरू कर दे। और इसी फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। फिर से सुन लो, सिंपल सी बात है कि अगर मुझे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाना है, उसके लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी लगेगी कि इलेक्ट्रॉन बाहर आना शुरू कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो तुम चाहो ना तो जो वर्क फंक्शन की बात कर रहे थे उसको तुम थ्रेशहोल्ड वर्क भी बोल सकते हो, चाहो तो, समझने के लिए। ठीक है, इतना यहाँ ये ध्यान में रखना, थ्रेशहोल्ड एनर्जी कह सकते हो कि थ्रेशहोल्ड एनर्जी, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी एक तरीके से मिनिमम एनर्जी हो गई जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना शुरू कर देगा। अब आखिरी चीज है हमारे पास यही कि अगर मैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी को स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ ग्राफ बनाना चाहूँ, ये वन ऑफ द इजीएस्ट ग्राफ होता है एक्चुअली। क्यों? क्योंकि हमें इतना हम यहाँ से बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास डिफरेंट मेटल्स होंगे उनके लिए थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, अलग अलग होगी। सही बात है। अगर मैं कॉपर की बात करूं, अगर मैं आयरन की बात करूं, मैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, किसी की भी बात करूं, तो सबके लिए इलेक्ट्रॉन उनके में से बाहर निकले, इलेक्ट्रॉन उनमें से निकलना, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज होगी। डिफरेंट एनर्जी यानी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, इसीलिए ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखता है। कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल सा ग्राफ है। ठीक है, अगर मान लो मैं मेटल ए की बात कर रहा हूं तो मेटल ए के लिए ये वाला ग्राफ है। अगर मैं मेटल बी की बात कर रहा हूं तो उस मेटल बी के लिए ये वाला ग्राफ है। और इन दोनों ही ग्राफ्स के लिए तुम नोटिस करोगे कि यहाँ पे ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये क्या है, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ये थ्रेशहोल्ड यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी मेटल ए के लिए, ये थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी मेटल बी के लिए। बस इतनी सी ही बात है। और जैसे जैसे तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे तुम नोटिस करते जाओगे कि फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ रही है स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होती जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। हाँ या ना?
इतनी सी बात है। तो अभी हमने देखा था कि कहीं ना कहीं स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है, ठीक है ना। तो वही वाला कंसेप्ट है और कुछ है ही नहीं यहाँ पे कि देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है और ये मेरे लिए मिनिमम मिनिमम हो गया, बस सिंपल सी बात है। अब आते हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, वो क्या है, आइंस्टाइन्स थियरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने पढ़ लिया, और अब जो आइंस्टाइन बोलेंगे ना वो भी सेम ही चीज है, फर्क कुछ नहीं है कि भाई वही फोटोन आएगा, मेटल को हिट करेगा और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। कुछ फर्क नहीं है, जो वो बोलेंगे वो भी सेम है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी सेम है। बट उन्होंने एक चीज और ऐड करी, और वो क्या है कि जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ना तो ये कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलेगा, और बिल्कुल तुम्हें मालूम है अगर उसकी खुद वेलोसिटी होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी, बस वही चीज उन्होंने बोली। तो ध्यान से सुनते चले जाओ क्या मतलब है इसका। मान लो ये मेरे पास एक इक्वेशन है, दिखने में डरावनी लग रही होगी बट ये है नहीं, बहुत सिंपल सी इक्वेशन है। देखो पहला पॉइंट मेरे पास क्या हुआ कि ये है एनर्जी गिवन। एनर्जी गिवन का मतलब कि ये मेरा जो फोटोन है ना, फोटोन किसी एनर्जी के साथ आ रहा होगा, E इज इक्वल्स टू एच न्यू, फ्रीक्वेंसी हमें मालूम है। तो फोटोन कुछ एनर्जी के साथ आ रहा है, ठीक है। अब होगा क्या कि वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देगा इलेक्ट्रॉन में से, ठीक है। तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा ना, सबसे पहले तो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी। एक मिनिमम एनर्जी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, अगर वो नहीं होगी तो भाई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आने वाला, ठीक है। और जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी बच जाएगी वो कहां चली जाएगी, उसके काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में चली जाएगी। सिर्फ इतनी सी कहानी है। अच्छा इसको ऐसे समझो कि इसका मैं ये वाला एग्जांपल लेता हूं, मुझे बड़ा पसंद है ये वाला एग्जांपल, कि वही तुमने अगर मान लो 1000 रुपए अगर मम्मी पापा से लिए किसी किताब को खरीदने के लिए, है ना, तो अगर तुमने 1000 रुपए मम्मी पापा से लिए और वो किताब 800 रुपए की ही आ जाती है, तो तुम 800 रुपए को पहले तो यूज कर लोगे किताब खरीदने के लिए, फिर बच्चे 200 रुपए में से जो करना चाहो करोगे, है ना, उसको आग लगा दो, उससे गेम खेल लो, मतलब तुम्हारी मर्जी है कि नहीं। बट मेरे कहने का मतलब है कि पहले तो तुम्हें एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए और एक्स्ट्रा एनर्जी को तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसा नहीं है, उसको चॉइस नहीं है, उसके पास मतलब जो करना है वो करना ही पड़ेगा। कि देखो जो भी पैसे उसे मिल रहे हैं एक तरीके से, उसमें से उसको मिनिमम अमाउंट ऑफ तो ये है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में ही लग जाएगा, और जो भी एक्स्ट्रा पैसे बच गए उसको उसमें किस में लगाना है, काइनेटिक एनर्जी को ही इंक्रीज करने में लगाना है, और वो कुछ कर ही नहीं सकता। ये हो एग्जांपल के तौर पे कि देखो फोटोन आया इस एनर्जी से, फिर ये एनर्जी हो गई मेरी मिनिमम एनर्जी या फिर वर्क फंक्शन या फिर थ्रेशोल्ड कह सकते हो, और ये मेरे लिए फाइनली ये क्या है, एक्स्ट्रा एनर्जी किस में चली गई, काइनेटिक एनर्जी में। बस इतनी सी कहानी है। और इसी के मल्टीपल फॉर्म्स भी हो सकते हैं कि इंसिडेंट फोटोन आया, इतनी एनर्जी से आया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को हिट किया और इलेक्ट्रॉन बाहर जाना शुरू कर दिया। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा वो कुछ काइनेटिक एनर्जी से जाएगा। तो वही वाली कहानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, कि फोटोन की एनर्जी किसके किसके बराबर होगी, वर्क फंक्शन यानी मिनिमम एनर्जी प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यानी एक्स्ट्रा जो भी गई वो काइनेटिक एनर्जी में चलेगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फोटोन की एनर्जी E इज इक्वल्स टू एच न्यू, वर्क फंक्शन ऐसे लिखा जा सकता है, और ये तो काइनेटिक एनर्जी है ही है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, और वो क्या है कि काइनेटिक एनर्जी अगर तुम्हें निकालना हो तो बाकी सारी चीजें दूसरी साइड भेज दो, कि ये हो गई फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, कुछ नहीं किया, इसी इक्वेशन को दूसरी तरीके से लिख दिया बस, ठीक है। और एक और तरीके से लिखा जा सकता है कि भाई ये जो वर्क फंक्शन है उसको हम एच न्यू नॉट से लिखेंगे। ध्यान रखना कि मेरे पास फर्क क्या है, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये वाली, ये तो फोटोन की फ्रीक्वेंसी है, और ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे ये मेरी मिनिमम फ्रीक्वेंसी यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, जो मुझे चाहिए ही चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, ठीक है। तो ये कुछ और भी तरीके हैं इस इक्वेशन को लिखने के लिए, बट मैं तो सही बोलूंगा तुम एक ही याद रखो और उसी से कंसेप्ट तुम्हें समझ में आ जाए ना तो बहुत होता है। अब चलो फटाफट कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, इसी टॉपिक में से न्यूमेरिकल्स आएंगे वरना नहीं आएंगे इस चैप्टर में से। देखो जैसे यहाँ पे बोला है, तुम्हें एक टेबल दी हुई है, सोडियम पोटेशियम, ये तुम्हारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, तीनों एलिमेंट्स के लिए जो वर्क फंक्शन है यानी जो मिनिमम एनर्जी है वो तुम्हें उसके सामने दिए हुए हैं, ठीक है, कि ये मिनिमम एनर्जी है। यानी अगर तुम सोडियम को 1.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी भी दे दोगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, बट अगर तुम्हें एमओ में से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसमें से कम तुम्हें 4.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए। तो अब यहाँ बोला यह है कि अगर मान लो तुम एक फोटोन दे रहे हो या फिर मतलब रेडिएशन दे रहे हो जिसका वेवलेंथ, तुम्हें वेवलेंथ दिया हुआ है 300 नैनोमीटर, ठीक है, तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा, यही आंसर करना है।
सबसे पहली बात तो देखो, अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा इसकी कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि जो हम एनर्जी दे रहे हैं, ये दे रहा हूं मैं जो एनर्जी दे रहा हूं ये कम से कम ज्यादा होनी चाहिए मिनिमम एनर्जी से, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन भी बोलते हैं। यानी जो मैं एनर्जी दे रहा हूं ना उसको थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए ही चाहिए, वरना नहीं होगा। ठीक, अब मेरे को वेवलेंथ दी हुई है यानी लेमडा दिया हुआ है, इसमें से एनर्जी कैसे निकालते हैं, तुम्हें मालूम है E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लेमडा, होता है कि नहीं होता। तो E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लेमडा वाला फॉर्मूला है, हमें बहुत अच्छे से मालूम है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि मैं एनर्जी दे कितनी रहा हूं, वो हम ऐसे निकाल लेंगे। E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लेमडा, एच एक कांस्टेंट है, C स्पीड ऑफ लाइट होती है और लेमडा तुम्हें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, वेवलेंथ तुम्हें दिया हुआ है। सॉल्व किया तो हमें इतना जूल्स मिला, ध्यान रखना ये जूल में आया है आंसर, और इसको मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने शुरू में ही तुम्हें बताई थी ये बात, ठीक है ना। तो बस अब देखो, तुम नोटिस करो कि जो मैं एनर्जी दे रहा हूं मिनिमम एनर्जी कितनी है, 4.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, इतनी मैं दे रहा हूं। अब ये एनर्जी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सोडियम वाले से ज्यादा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है पोटेशियम वाले से भी ज्यादा है, बट एमओ वाले से ज्यादा नहीं है, साफ साफ नजर आ रहा है। यानी मेरा जो इलेक्ट्रॉन है ना वो बहुत ही इजीली सोडियम में से तो बहुत बाहर निकल जाएगा, पोटेशियम में से भी बाहर निकल जाएगा, बट अगर मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना होगा MO में से तो वो नहीं निकलेगा। साफ क्लियर कट बात है। सो MO विल नॉट एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, यानी जो हम एनर्जी दे रहे हैं वो क्या है, लेस देन द वर्क फंक्शन, यानी मिनिमम एनर्जी से क्या है वो कम है, साफ साफ नजर आ रहा है। तो इसीलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा और इन दोनों में से आराम से निकल जाएगा। अब देखते हैं एक बहुत ही ज्यादा मजेदार चीज, देखो एक्चुअली में ना ये ध्यान नहीं देते इस चीज पे कई लोग, बट तुम्हें देना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे रिलेशनशिप चाहिए होगा काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में, तो वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। चलो मैंने एक लाइन खींच ली, इस लाइन का क्या मतलब है तुम्हें समझ में आएगा। ये हो गई मेरे बीच का एक पॉइंट, यानी एक, मैं क्या बोल सकता हूँ इस पॉइंट को, वर्क फंक्शन बोल सकता हूँ, मिनिमम एनर्जी बोल सकता हूँ, या थ्रेशोल्ड एनर्जी, कुछ भी बोल सकता हूँ, ये मेरे ऊपर है कि भाई इतनी एनर्जी मुझे चाहिए कि भाई मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाए। तो ये वर्क फंक्शन हो गया, या मिनिमम एनर्जी, या थ्रेशोल्ड, जो भी तुम बोलना चाहो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा ये लाइन क्या डिटेक्ट करी, एक तरीके से एनर्जी बता रही है कि भाई हाँ इतनी एनर्जी पे मुझे क्या मिल जाएगा, वर्क फंक्शन मिल जाएगा, और जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो कहाँ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी। तुम्हें साफ साफ पता लग रहा है कि भाई एक्स्ट्रा एनर्जी जा रही है काइनेटिक एनर्जी में। बट एग्जैक्टली इसका एक और पॉइंट होता है कि हमने देखा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ऐसा है पोटेंशियल जिसपे इलेक्ट्रॉन मूव करना बंद कर देता है। काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम एनर्जी है जहां पे इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एनर्जी के साथ मूव कर रहा है, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ऐसा पोटेंशियल है जो इलेक्ट्रॉन्स को रोक दे रहा है, एग्जैक्टली इस चीज का अपोजिट। ये इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा रहा है, और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो क्या करा रहा है, उसको रोक रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल रोक रहा है। समझ में आ गई बात। तो यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल से रिलेटेड जो एनर्जी होगी वो एग्जैक्टली इसके अपोजिट होने वाली है। कहने का क्या मतलब है कि देखो, तुम्हें पता है पोटेंशियल, तुम उसको मल्टीप्लाई कर दो चार्ज से, तुम्हें क्या मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा या एनर्जी मिल जाएगी, जो भी तुम बोलना चाहो, ठीक है। ये बात तो तुम्हें मालूम ही है। तो भाई बस वर्क डन निकाल लिया यानी एनर्जी निकाल ली। अब ये जो एनर्जी है ना वो एग्जैक्ट अपोजिट है इस काइनेटिक एनर्जी के। कहने का मतलब जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास जा रही है ना, उतनी ही चाहिए एनर्जी मुझे एक्स्ट्रा लगाना, बट अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि इलेक्ट्रॉन्स मूव करना रुक जाए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। चलो मान लो मुझे 100 की एनर्जी चाहिए, 100 की एनर्जी चाहिए मिनिमम कि मेरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। अब जो भी एक्स्ट्रा है उसके पास वो क्या है कि एक्स्ट्रा में 50 एनर्जी उसके पास जा रही है, यानी टोटल 150 हो गया। यानी अलग से मुझे अलग से जो 50 की एनर्जी है ना वो हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में। बट अगर अब मुझे इलेक्ट्रॉन्स को रोकना है मूव करने से, तो 100 तो लगाना ही पड़ेगा, अलग से मुझे 50 और लगाना पड़ेगा, बट उल्टी डायरेक्शन में, ताकि इलेक्ट्रॉन मूव करना रुक जाए। समझ में आ गई बात। यानी इस पोटेंशियल से, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल से रिलेटेड जो मेरे पास चार्ज, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल से रिलेटेड जो मेरे पास एनर्जी होती है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर तुम्हें निकालना होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज किया जा सकता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ध्यान रखना, पोटेंशियल और ये आपस में रिलेटेड है, ठीक है। ऑल्दो मैं डायरेक्ट भी बोल देता ना कि होता है तो समझ में आ जाता, बट इसकी कहानी समझोगे तो ज्यादा इजी रहेगा।
अब जैसे एक ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बोला है कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो मैं एमिट कर रहा हूँ, उनका वेवलेंथ मुझे पता है, ठीक है, और यहाँ पे मुझे मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल, देखो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल बात एक ही है, ठीक है, तो वो इनडायरेक्टली तुम्हें मिनिमम स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रहा है। क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है कि एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटॉन्स, मुझे एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स निकालना है। सिंपल वही वाली कहानी जो अभी हमने उस क्वेश्चन में करी कि मुझे एनर्जी अगर निकालनी है तो मैं क्या करता हूँ, E इज इक्वल्स टू क्या होता है, एच न्यू भी होता है और एच सी बाय लेमडा भी होता है। देखो अगर तुम्हें फ्रीक्वेंसी दी जाएगी तो तुम ये फॉर्मूला यूज करोगे, वेवलेंथ दी जाएगी तो ये फॉर्मूला यूज करोगे। तो मैं क्या यूज कर रहा हूँ, वेवलेंथ वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। प्लैंक्स कांस्टेंट मालूम है, स्पीड ऑफ लाइट मुझे मालूम है, यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइट मुझे लग रहा है टाइपिंग में एरर है, यहाँ 3 भी आएगा एक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम कंसेप्ट समझो, ठीक है। तो यहाँ पे एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट और वेवलेंथ सब डाला, एनर्जी मिल गई, बट मुझे एनर्जी किस फॉर्म में मिली, अभी जूल्स में मिली है, और उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। मुझे मिल गई कि मैं कितनी एनर्जी दे रहा हूँ, अगर मैं ये वेवलेंथ डाल रहा हूँ तो एनर्जी कितनी दे रहा हूँ पता लग गया। तो यानी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 तो सॉल्व हो गया। दूसरा बोला है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जैसा कि मैंने बोला जो पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, वही काइनेटिक एनर्जी से लिंक्ड है। बस तुम्हें क्या करना है, चार्ज से मल्टीप्लाई कर देना, तुम्हें एनर्जी मिल जाएगी। बस यही चीज यहाँ पे करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसके बराबर होगा, EV0 के बराबर होगा, 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तुम बोलोगे इसमें और इसमें फर्क क्या है, तो फर्क यही है कि ये सिर्फ और सिर्फ 0.54 वोल्ट्स है, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज की SI यूनिट है एक तरीके से, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स SI यूनिट होती है जूल्स की। बहुत बड़ा फर्क है बट बहुत छोटा भी फर्क है, ठीक है ना। और फाइनली क्या है मेरे पास, आखिरी चीज मुझे क्या निकालनी है, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का क्या मतलब है, मिनिमम एनर्जी जो मुझे चाहिए ताकि मेरा इलेक्ट्रॉन उसमें से बाहर आ जाए, ठीक है। तो मेरे पास इक्वेशन है, मुझे ये पता है कि जो मैं एनर्जी दे रहा हूं वो किसके बराबर होगी, वर्क फंक्शन यानी जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, है ना, प्लस जो एक्स्ट्रा एनर्जी जाती है वो काइनेटिक एनर्जी में जाती है। ये इक्वेशन है। अब यही में से अगर मुझे एच न्यू नॉट यानी वर्क फंक्शन निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, जो मैं एनर्जी दे रहा हूं उसमें से काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। बस वही करेंगे यहाँ पे भी, बस वही कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो हम एनर्जी दे रहे हैं माइनस वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन इसका डिफरेंस हो गया, बस डिफरेंस निकाल दो, आंसर आ गया। तो इसका कंसेप्ट बहुत ही इजी है, और ये जो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी वाला एंगल है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, बाकी तो बहुत ही ज्यादा आसान है। ओके, तो एक और कंसेप्ट जो कि तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है बट मैं फिजिक्स में भी तुम्हें थोड़ा सा बता चुका हूं, है ना, थोड़ा नहीं काफी, पूरे 2 चैप्टर इन्हीं पे थे। लाइट हमने पढ़ा, लाइट के वेव नेचर के बारे में पता कि भाई लाइट वेव तो होती है, और लाइट में कहीं ना कहीं कौन से पार्टिकल्स होते हैं, फोटोन पार्टिकल्स भी होते हैं। तो लाइट में पार्टिकल्स भी हैं, लाइट में वेव भी है, तो यहीं से एक कंसेप्ट आता है जो डी ब्रॉगली सर जी ने दिया था, और इन्होंने बोला था डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दुनिया में कोई भी चीज होगी, चाहे वो तुम हो, मैं हूं, ये पेन है, कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई बॉल है, कुछ भी, सबकी हमारे पास क्या होगी, एक वेवलेंथ होगी, सबकी वेवलेंथ होती है। अब तुम बोलोगे नहीं नहीं ये पेन तो पार्टिकल है, इसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, जो कि मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पार्टिकल्स होते हैं बिल्कुल, बट उसकी खुद की वेव भी होती है, और उस वेव को हम इस तरीके से निकालते हैं। अब इसको समझना पड़ेगा, देखो कैसे। चाहे मैं अगर 2 चीजों की बात करूं, मैं एक बहुत ही बड़ी बॉल की बात कर रहा हूं, ठीक है, और मैं चाहे बहुत ही छोटे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या पूरे एटम की बात कर रहा हूं, तो इनकी जो वेव्स होती हैं वो तो हमें पता है कि भाई ये वेव होते हैं, लाइट का तो वेव ही होता है, ये हमें साफ साफ मालूम ही है। इनका हमें वेव साफ साफ समझ में आता है, बट इसका वेव क्यों नहीं है, इसका वेव इसलिए नहीं है ना, क्योंकि जो हमारे पास वेवलेंथ होती है वो किस पे डिपेंड करती है, प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, ठीक है। तो तुम नोटिस कर सकते हो कि साफ साफ यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो किस पे डिपेंड कर रही है, मास पे डिपेंड कर रही है, वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी अगर मास बहुत ज्यादा होगा ना तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल सी बात है, और वही हो भी रहा है यहाँ पे। अगर मैं ऐसे बॉल्स की बात करूं तो इन केस में होता क्या है कि इनका मास ज्यादा है, और मास ज्यादा होने की वजह से इनका वेवलेंथ इतना कम हो जाता है कि वो नजर ही नहीं आता। ऑल्दो वेवलेंथ है बट वो नजर नहीं आएगा, वो इतना छोटा हो गया। वही मैं अगर इलेक्ट्रॉन की बात करूं, भाई इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 kg होता है कि नहीं, इतना छोटा मास है, तो वेवलेंथ तो ज्यादा होगा ही ना, क्योंकि तुम देखो वेवलेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास पे, मास कम हो गया तो वेवलेंथ ज्यादा हो गया।
इसीलिए ध्यान रखना, दुनिया में कोई सी भी चीज है सबका वेवलेंथ होगा, पर वो वही चीज है कि मास कम होगा वेवलेंथ ज्यादा, मास ज्यादा वेवलेंथ कम। तो ये ध्यान रखना कि वेवलेंथ इज इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम। पी क्या हो गया? मोमेंटम हो गया। और मोमेंटम का मतलब ही क्या होता है मेरे पास? मास इनटू वेलोसिटी। बस इतनी सी चीज है, केमिस्ट्री में भी तुमने पढ़ा होगा बट फिर से मैंने बता ही दिया। यहाँ एक और चीज फटाफट देख लेते हैं, एनर्जी मोमेंटम रिलेशन। बहुत ही बेसिक सी चीज है ये। हमें पता है एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? हाफ mv² होता है। मैं क्या करूंगा, यहाँ मास से मल्टीप्लाई मास से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। ये कोई फॉर्मूला था और इसमें मैं m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये करने के बाद हमें ये दिखेगा कि क्या बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा m²v²/2m बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। और m²v² को है mv का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और ऐसा करने का पूरा रीजन यही था क्योंकि जो mv होता है ना, मोमेंटम, वो कहीं ना कहीं हमारे पास किसके बराबर हो, सॉरी mv जो होता है वो मोमेंटम के ही बराबर होता है, ठीक है। तो एनर्जी किसके बराबर आ गई? p²/2m, यानी काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी जो भी है, इनके बीच में ये रिलेशन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मुझे लगता है तुम्हें मालूम होगा कि एनर्जी इज इक्वल्स टू p²/2m। ये यहाँ पे मेरे काम आने वाला है इसलिए मैंने बता दिया। तो कुछ छोटे मोटे रिलेशनशिप्स देख लो, मैंने बताया अभी काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ mv² p²/2m के बराबर होता है। तो कहीं ना कहीं p भी तो √2m के बराबर होगा ही होगा, ये तो कोई बहुत बड़ी चीज भी नहीं है। p²/2m इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, तो p² किसके बराबर हो जाएगा? 2mk के बराबर, और p की वैल्यू कितनी होगी? √2mk, है ना। तो अगर काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर है तो मोमेंटम इसके बराबर है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। रीजन क्या है इसके करने का? क्योंकि अब मैं क्या करूंगा, ये जो मोमेंटम है ना p, इसको मैं रिप्लेस करूंगा किससे? √2mk से। कर सकता हूं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट होता क्या है ना, ज्यादातर टाइम ना तुम्हें जब वेवलेंथ निकालनी होती है तो तुम्हें काइनेटिक एनर्जी दी जाती है। अब तुम कहाँ चेंज करते बैठोगे, तो क्या करो, डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज कर दो और क्या निकाल लो? वेवलेंथ निकाल लो, ये ज्यादा आसान पड़ता है, ठीक है ना। और यही चीज को और भी ज्यादा सिंप्लीफाई करना चाहें तो, अगर मुझे डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बीम एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v, कहने का मतलब ना ही तुम्हें मोमेंटम दिया है ना ही तुम्हें एनर्जी दी है, तुम्हें सीधे पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, तब तुम्हें अगर वेवलेंथ निकालना हो तो क्या करोगे? तो एक स्टेप और आगे जाएंगे, क्या करेंगे? √2m के तो था ही, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है? E इंटू वी, अभी बताया ना, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज, वही वाला बात। तो EV से रिप्लेस कर दिया काइनेटिक एनर्जी को, है ना, और रिप्लेस करा, और यहाँ पे अब तुम नोटिस करोगे H कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है। और अगर तुम फुट करोगे तो ये आएगा 1.23 नैनोमीटर्स, ठीक है। तो ये एक तरीके से कह सकते हो शॉर्टकट है। अगर तुम्हें पोटेंशियल दिया हो तो डायरेक्टली तुम वेवलेंथ निकाल सकते हो। हालांकि ज्यादातर तुमसे काइनेटिक एनर्जी या मोमेंटम भी पूछ सकते हैं, पर तीनों में से कुछ भी हो, अगर तुम्हें मोमेंटम भी दिया हो वेवलेंथ निकाल सकते हो, काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी भी दी हो वेवलेंथ निकाल सकते हो, और पोटेंशियल दिया हो तो भी वेवलेंथ बड़ी ही आसानी से निकाली जा सकती है। एक आखिरी लास्ट चीज देख लेते हैं, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। चलो अगर मान लो रेडिएशन आ रही है, तो अगर रेडिएशन आ रही है वो मुझे निकालना है, उसका इंटेंसिटी ही निकालना है, चलो मान लो, तो वो कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल सी चीज होती है कि भाई इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन क्या है? एनर्जी बाय एरिया इनटू टाइम, सिर्फ इतना ही है ना। कहने का मतलब क्या है कि एनर्जी को तुम डिवाइड करो एरिया से, डिवाइड करो टाइम से, तुम्हें क्या मिल जाएगा? इंटेंसिटी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और ये और भी इजी तब हो जाएगा, तुम्हें मालूम तो होगा कि एनर्जी बाय टाइम या वर्क डन बाय टाइम जो होता है वो किसके बराबर होता है? पावर के बराबर। यानी अगर तुम पावर बाय एरिया कर दो तो भी तुम्हें इंटेंसिटी मिल जाती है। डायरेक्ट फॉर्मूला है, रेयर मतलब कम आता है बट आ सकता है, इसलिए बता दे रहा हूँ, है ना, कि ये वाला फॉर्मूला चाहे ये वाला फॉर्मूला, कुछ भी यूज करो। तो अगर मान लो तुम्हें इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन या इंसिडेंट पावर कुछ भी निकालना हो तो तुम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि देखो भाई, इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू पावर बाय एरिया, तो पावर क्या हो गया मेरे पास? इंटेंसिटी इनटू एरिया, बस यही चीज है। तो दोनों में से चाहे ये दोनों में कुछ भी हो सकता है यूज सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। तो इतना ही था इस पूरे के चैप्टर में, बाकी जो भी है मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।